हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ही खरीदे या बेचे जा सकते हैं, और जिनको खरीद के या बेच के पैसा जनरेट किया जा सकता है। फाइनेंस में हेल्प मिलती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा टाइप है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म टाइम के लिए फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं? वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का लोन जो है अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है कि जो टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है उसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म, और जो कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 1000 साल, उसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती कि कितना लंबा होगा, कोई ऐसी कुछ बाउंडेशन नहीं होती है। मनी मार्केट के हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे कल हमने, जिसमें देखिए कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। उसी तरीके से कैपिटल मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसमें हम एक तरह से 1 साल से ज़्यादा में डील कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड था मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का वो मैक्सिमम 1 साल था। लेकिन हमको जैसे पता है कि एक शेयर जो होता है कंपनी का वो लॉन्ग टाइम चलता रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट का नेचर क्या है? पहला पॉइंट है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो सेवर्स है, जो जिनके पास पैसा सरप्लस में है, उनको एक तरह से जोड़ता है ये, जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको जोड़ता है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। जैसे कि हम जैसे लोग हैं, मनी जैसे हमको सैलरी मिलती है, जो हमारे सरप्लस मनी बच जाता है वो हम म्यूचुअल फंड में, बैंक्स में, या किसी शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो जो हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो कंपनी के पास कंपनी को मिल जाता है, और वो और बेटर वे में उसको यूटिलाइज़ कर सकती है। तो एक तरह से मनी जो है सेवर्स से बिजनेस को ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट में वही पैसा हम इन्वेस्ट किया जाता है जो कि 1 साल से लंबा होता है, मतलब कि 1 साल से लंबे पीरियड के लिए ही वो ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने शेयर खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया, या कुछ भी और इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर नेक्स्ट है यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का बीच में एक तरह से मतलब होता है मिडल मैन। जैसे कि हमने पढ़ा था सेल के टाइम पे हमने पढ़ा था मार्केट में क्या होता है, होल सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज या मिडल मैन, जिसको हम बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में इंटरमीडियरीज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, जिनका बीच में काम होता है कमीशन या अपने कमीशन या फीस के बेसिस पे काम करना कंपनीज़ का। और ये कैपिटल मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर ये इंटरमीडियरीज नहीं है तो शायद हो सकता है कि कुछ इतनी डील्स ना हो पाए, इतनी ट्रांजेक्शन्स ना हो पाए कैपिटल मार्केट में। ब्रोकर्स आपको पता है दलाल होते हैं। अंडरराइटर्स का काम क्या होता है कि अंडरराइटर एक तरह कंपनी के, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि अंडरराइटर क्या होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसी होती है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कैपिटल बनाना। जो भी कैपिटल मार्केट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैपिटल मार्केट एक तरह से इकोनॉमी को क्रिएट करती हैं। कैसे क्रिएट करती हैं? ये एक तरह से अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, ऑफर करती हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनके पास सरप्लस में फ़िलहाल अभी पैसा है, उनको एनकरेज करते हैं कि वो और ज़्यादा सेव करें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, जिससे कि उनको प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर मान लो कि मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं 5 लाख रुपए लगा के अगले साल मुझे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं और ज़्यादा सेव करने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास काश 10 लाख रुपये होते तो मुझे 12 लाख मिल जाते, या फिर 15 लाख होते तो मुझे 18 लाख मिल जाते। तो मैं और ज़्यादा सेव करने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूँगा, जिससे कि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो उससे एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स ये प्रोवाइड करता है लोगों को। लास्ट पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ये जो कैपिटल मार्केट होती है काफ़ी फ्रीली ऑपरेट होती है, लेकिन गाइडेंस के अंडर जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर रखा है, इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कैपिटल मार्केट रन हो सकती है। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकती है अगर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके आइडियल कैपिटल मार्केट कौन सी होती है। अब आइडियल कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है और रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है फाइनेंस की, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल कैपिटल मार्केट। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, वो भी एक तरह से आइडियल कैपिटल मार्केट है। थर्ड पॉइंट है हमारा मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री फेयर एंड कंपेटिटिव, जो भी मार्केट के ऑपरेशंस हैं वो फ्री हैं, फेयर हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, जो हमारी कैपिटल है, सेवर्स की जो कैपिटल है वो प्रोडक्टिवली एलोकेट हो पा रही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी बेकार काम में यूज़ नहीं हो रही है, जो सरप्लस मनी है सेवर्स का वो बेटर वे में यूज़ हो पा रहा है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, ये चीज़ मनी मार्केट में भी थी कि आपको इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कैपिटल मार्केट के अब दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्राइमरी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट को हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जा रही हैं कंपनी के द्वारा पब्लिक को, मतलब कि सिक्योरिटी जो है फर्स्ट टाइम बेची जा रही हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, जो भी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है उसे फर्स्ट टाइम बेचा जा रहा है। न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फ्रॉम द कंपनी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज कंपनी गोज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है डायरेक्ट होती है, क्योंकि जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास में जा रही है और उनसे पैसा जनरेट कर रही है। यूटिलाइजेज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा, जो भी उनसे पैसा जनरेट किया जा रहा है शेयर होल्डर से या इन्वेस्टर से, वो वाला पैसा इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसकी बिल्डिंग खरीदने में या मशीनरी खरीदने में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज का है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके भी 5 पॉइंट्स हैं कल की तरह ही। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी कैपिटल मार्केट, मतलब कि कौन कौन से 5 मेथड हैं जिनसे हम प्राइमरी कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं, वो कौन कौन से 5 मेथड्स हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ भी लेना, क्योंकि ये भी पेपर में आता रहता है और ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ये आपको थोड़ा नॉन सा भी लगेगा क्योंकि ये आपने पहले सुना भी हुआ है, पढ़ा भी होगा, शायद समझ में भी आ ही गया होगा। प्रोस्पेक्टस एक तरह से वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपने शायद +1 में भी पढ़ा था प्लस प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस एक तरह से कंपनी का एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, चीफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन की जाती हैं कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या क्या है उनका, आगे के लिए मतलब प्रीवियस ईयर की क्या प्रॉफिटेबिलिटी थी उनकी, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं उनके। एक तरह से जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी डिटेल्स डाल देते हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। प्रोस्पेक्टस में कंपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि किस पर्पस के लिए ये फंड जनरेट किए जा रहे हैं, पास्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी कंपनी की, सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी जाती है, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि भाई कंपनी का जो रिस्क है वो कितना है और अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, जिससे कि जिसके अकॉर्डिंग ही वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, या मतलब कि वो डिसीजन ले सके भी इन्वेस्ट करें या ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करती है सच एज बैंकर्स एंड ब्रोकर्स, तो कंपनी उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का एक तरह से मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू करते टाइम की अपनी सारी डिटेल्स देके कि आप इसे प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें और डिसाइड कर लें कि हमको इतना पैसा चाहिए, इस काम के लिए चाहिए, इससे हमारा इतना बेनिफिट मिल जाएगा और आपको भी इसका शेयर मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स को एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि वो खरीदने के लिए शेयर्स। तो ये आपको पता चल ही रहा है कि प्राइमरी मार्केट है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस इशू करके फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करने की बात कर रही है। फिर हमारा था नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल का तो मतलब पता चल ही रहा होगा कि एक ऑफर निकाला जाता है कि सेल करने के लिए, यहाँ पे नई सिक्योरिटीज़ ऑफर की जाती हैं पब्लिक को बेचने के लिए। मतलब पब्लिक एक तरह से खरीदने वाली होती है, क्योंकि पब्लिक तो इसमें बायर होती है, मतलब कि लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ऑफर फॉर सेल में कंपनी नहीं ऑफर निकालती है, इंटरमीडिएरीज ऑफर निकालते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है और इंटरमीडिएट का फ़ायदा क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा। कंपनी से शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी है
वो शेयर्स जो भी सिक्योरिटीज़ है इंटरमीडिएरीज कंपनी से ख़रीद लेते हैं और शेयर होल्डर्स को या किसी भी सिक्योरिटी होल्डर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि 2 स्टेप्स में ये चीज़ की जाती है। पहला स्टेप है कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडिएरीज एट फेस वैल्यू। अगर जैसे कोई शेयर है 500 रुपये का एक शेयर है, तो 500 शेयर या 100 शेयर दे दिए, कितने पड़ेंगे? 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। इंटरमीडिएरीज ने 50,000 रुपये देके 500 शेयर खरीद लिए। अब इंटरमीडिएरीज ने उन्हीं सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में इशू बेच दिया एक तरह से हायर प्राइस पे, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ कि कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ बच गई, कम्प्लेक्सिटीज़ बच गई, मुश्किल जो काम थे वो कंपनी को अब नहीं करने पड़ेंगे, कंपनी को डायरेक्टली अपना पैसा मिल गया। और बीच में इंटरमीडिएरीज को फ़ायदा हो गया, बीच में प्रॉफिट अर्न कर लिया उन्होंने। अब आप समझेंगे कि प्राइमरी मेरिट क्यों है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटीज़ पहले इंटरमीडिएरीज को मिली, उसके बाद में इन्वेस्टर्स को मिली। अब यहाँ पे ये प्राइमरी मार्केट इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएरीज जब एक तरह से इन्वेस्टर नहीं है, इंटरमीडिएरीज सिर्फ इंटरमीडिएरीज है, वो सामान खरीद के सिर्फ आपको बेच रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पे एक इन्वेस्टर अपना खरीदा हुआ चीज़ को यूज़ करके किसी और को बेचता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सिक्योरिटीज़ कंपनी द्वारा बेची जाती है इंटरमीडिएरीज को एट फिक्स प्राइस पे, और फिर सेकंड स्टेप पे जैसे कि इसमें था जनरल पब्लिक को बेचता है इंटरमीडिएरीज, इसमें इंटरमीडिएरीज जो है, जो ब्रोकर है, जो भी कोई है, वो पब्लिक को नहीं बेचता है बल्कि सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचता है हायर प्राइसेस पे। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा कोई दोस्त है या कोई सिलेक्टेड क्लाइंट है जो महंगा भी खरीदने के लिए रेडी है, जैसे UTI, LIC, GIC, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको वो और महंगे में बेच सकता है। ये तरीका जो होता है कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग मेथड होता है। स्मॉल कंपनीज एक तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रेफर करती हैं क्योंकि उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी है, या जो और कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो नहीं करनी पड़ेगी, उनको बच जाएंगी, उससे फॉर्मेलिटी से बच जाएंगी। उन्हें बस इंटरमीडिएरीज ढूंढने हैं जो कि उनके बिहाफ पे कंपनी की सिक्योरिटीज़ को मार्केट में फैला रहे हैं। कंपनी को क्या मिल जाता है? सिक्योरिटीज़ इंटरमीडिएरीज देके पैसा मिल जाता है। अब आगे टेंशन है इंटरमीडिएरीज की। अब कोई शेयर 500 रुपये का उसने खरीद लिया कंपनी से, अब वो चाहे 500 रुपये का 2,000 का बेचे, चाहे 5,000 का बेचे, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू उसको मिलेगी वो इंटरमीडिएरीज से प्रॉफिट हो जाएगी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि कुछ इक्विटी शेयर जो एक एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बेचे जा सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक तरह से प्री एम्प्टिव राइट बनता है न्यू इशूइंग इक्विटी शेयर्स पे, क्योंकि उन्हें पहले खरीदने का पहला हक बनता है। जो मान लो कि कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं और फिर उन इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद में कोई कंपनी प्लान कर रही है दोबारा से शेयर इशू करने की, फ्रेशली इशू करने की, तो जो नए शेयर इशू किए जा रहे हैं उन शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहला हक जो बनता है वो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का बनता है। अगर वो डिक्लाइन कर देते हैं कि हमें नहीं खरीदने हैं, तो ही वो जो बाकी बचे हुए शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू करे जा सकते हैं, क्योंकि ईच शेयर होल्डर हैज़ राइट टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स ही ऑलरेडी होल्ड्स। जिसके बाद जितने शेयर्स हैं उसी रेशो में ही वो अप्लाई कर सकता है नए शेयर के लिए। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को कि वो न्यू इशू के लिए जाए विदाउट राइट इशू। मतलब कि कोई भी कंपनी बिना किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिए बिना कोई न्यू इशू नहीं कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज का ये रूल है ये। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है आज का EIPO, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये हर बार 3 साल से पेपर में आ रहा है, तो ज़रूर ध्यान से समझ लेना है इसको। EIPO में क्या होता है कि कंपनी को एक तरह से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट करने होते हैं फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। कंपनी जो है एक तरह से सिक्योरिटीज़ इशू करती है, मतलब कि कंपनी को जो अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही हैं जो मार्केट में, उसके लिए एक तरह से सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लिस्टिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपकी मार्केट जो होगी, जो आपके शेयर के प्राइसेस होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज में मेंशन नहीं होंगे, आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का। लिस्टिंग का एक तरह से मतलब ये होता है कि लिस्ट कराने का मतलब आपका एक तरह से जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। जो अगर आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं
वो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक इंडेक्स होता है उसमें आपका जो शेयर मार्केट का जो शेयर प्राइस होगा वो उसमें मेंशन हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, जिसके बेसिस पे ही आप आईपीओ जो है लॉन्च कर सकते हैं। मैनेजर को सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सभी इंटरमीडिएट्स के बीच में, जिससे कि कोई भी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो कुछ गड़बड़ी ना कर सके और सभी कोऑर्डिनेशन से सारा काम हो सके। जैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या क्या होता है। तो ई आईपीओ सिर्फ तभी लॉन्च हो सकता है जब आपका जो कंपनी है वो एक सिक्योरिटी एक्सचेंज में या स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग करा ले, उसके बाद ही ई आईपीओ लॉन्च हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कैपिटल मार्केट के फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी कैपिटल मार्केट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का भी और कल का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको कहीं डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 70, आपके पास नंबर है ही, वैसे मैं आपको दोबारा भी बता भी देता हूँ अगर नहीं भी होगा, 7015264913। ध्यान से पढ़ लें, फिर कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।